अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है शेंजन वीज़ास। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो थोड़े से हुए हैं टफ और उम्मीद करते हैं कि वो हालात जल्दी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे या बेहतरी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स बता दो, शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई होगा। देखो, शेंजन वीज़ास तकरीबन 26 से 28 कंट्रीज़ हैं शेंजन के अंदर। मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो इन कंट्रीज़ का खिताब करते हैं, वो आपको साइट पे दिख रहे होंगे। ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आपके वीज़ा अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। बट ड्यू टू सम इकोनॉमिकल क्रंच जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, तो उसकी बेस पे आजकल आपको अपॉइंटमेंट की डेट्स ही नहीं मिल रही और बहुत प्रॉब्लम्स है कि अगर आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो क्या क्या तरीका है कि आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकें। देखो, 26 मुल्क है और ऐसा नहीं है कि आपको यही लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ज़्यादातर जो पाकिस्तान का जो कैटेगरी है वो कहाँ पे अप्लाई करती है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो करती है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और कौन से कंट्रीज़ हैं, बस यही 3 कंट्रीज़ हैं जिसका वीज़ा अप्लाई करता है। स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। यहाँ पे वीज़ा लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है, यहाँ का मुश्किल है क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नहीं, यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादातर जाते नहीं। क्योंकि मैं इटली में रहता हूँ तो इस वजह से मैं बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है, घूमने फिरने के लिए। और मैं भी कुछ अर्से पहले जब स्वीडन गया था तो यहाँ से मुझे यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से देख लें कि जो मुझे स्वीडिश यहाँ पे दिखते हैं इटली के अंदर, वो इटालियन स्वीडन में नहीं दिखता है। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं तकरीबन थोड़े दिन ही रुका था, इतना ज़्यादा लंबा ऐसा नहीं रुका था, मुझे बहुत कम इटालियंस दिखे थे स्वीडन में। बट आजकल डेट्स ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, फंस जाएंगे आप। तो क्योंकि अभी कुछ पोर्चुगल का भी वीज़ा काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं आजकल, तो खैर हॉटेस्ट डेस्टिनेशन हुई हुई है यूरोप की, क्योंकि वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट के प्लान्स हैं, मतलब आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए और वहाँ पे आप सेटल हो गए, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ हमारे जो पाकिस्तानी करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अजालम कर देते हैं और उनको समझते हैं कि यही सेटलमेंट का प्लान है। ऐसा नहीं है। ऐसे जिस तरीके से पोर्चुगल है, पोर्चुगल में जब आप आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, मतलब यहाँ पे आप लैंड हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आप यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वंस यू रीच द डेस्टिनेशन वहाँ पे आप इमिग्रेशन भी कर सकते हैं। यही सेम ऑप्शन स्पेन में भी अवेलेबल है, बट स्पेन में इतना आसान नहीं है जितना पोर्चुगल में। तो आज हम पोर्चुगल के बारे में बात नहीं करें, हम शेंजन वीज़ा के बारे में बात करें कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप तैयार करेंगे तो आपके डेफिनेटली वीज़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि लग जाएंगे। और अपॉइंटमेंट्स कैसे लेंगे। अब सबसे पहले भाई अपने आपने जेरियस की वेबसाइट पे जाना है पाकिस्तान से। ठीक है, अक्सर की एम्बेसीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लाइक एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। तो एस्टोनिया का वीज़ा कौन करता है। एस्टोनिया का वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं। एस्टोनिया का वीज़ा आप ले सकते हैं थ्रू हंगेरियन जो एम्बेसी है, हंगरी की जो एम्बेसी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूट्स हैं। तो आप अब मेरा मशवरा ये है कि ऐसे कोई कंट्री का सिलेक्ट करें जो इस पे ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं जाते, तो उसमें चांसेस, एक तो आपको डेट भी मिल जाएंगी अपॉइंटमेंट की। ठीक है, नॉर्मली तो आपको जहरी से जो लास्ट चेक हुआ है पोर्चुगल की वीज़ा की इस साल में डेट ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो एक इसके अंदर गेम भी है। गेम ये कि जितने भी एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, ट्रैवल एजेंट्स हैं, खैर उनका काम है, उनको कोई फड्डा तो कर नहीं सकते उनसे, उनको लड़ भी नहीं सकते इस चीज़ पे और बात भी नहीं करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि वो उनका काम है। जैसे अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं वो अपने पास लेके रख लेते हैं और वो फिर उसको सेल आउट करते हैं। आजकल जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, अगर आपको पोर्चुगल का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो, और आपको डेट चाहिए एम्बेसी के अंदर, तो तकरीबन इसकी जो फीस है वो 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए का रेट चल रहा है कि वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। तो ये है, ये पाकिस्तानी चीज़ है, ये हम पाकिस्तान में नॉर्मली बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और किस तरीके से जुगाड़ के थ्रू हम लोग लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं पैसों की हवस के ऊपर। खैर, बात करते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहले आपकी यानी कि शेंजन के अंदर आपकी सबसे पहले जो चीज़ काउंट होती है दैट इज़ योर ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, तो माय चैनल मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली नहीं लगेगा, चांसेस जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है उसके चांसेस डेफिनेटली कम है। ठीक है, तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, और ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की, फार ईस्ट की, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, वो वाले कंट्रीज हो गए, श्रीलंका हो गया, मिडल ईस्ट में दुबई, सऊदीया हो गया, ओमान, कतर हो गया। ठीक है,
और थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं टर्की की साइड, तो टर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ की अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको वीज़ा लगने के चांसेस आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं कि शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। कुछ इन मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है या मैंने स्किप कर दिया है, लाइक जो और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिसको आपने विजिट किया हो, लाइक आपने आप चैड गए हुए हो, आप नाइजीरिया गए हुए हो, आप केनिया गए हो, आप इजिप्ट गए हो, ठीक है। तो ये भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही काउंट करती है। अक्सर लोग का ये मिसकंसेप्शन है कि जो पेपर वीज़ा होता है, जो ई वीज़ा होता है, उसमें आपका वो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के अंदर काउंट नहीं होता। नो, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपका पासपोर्ट होता है। जो इमिग्रेशन की एग्जिट और एंट्री की स्टैम्प लगती है, दैट इज़ योर ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। पासपोर्ट स्टैम्प, वीज़ा स्टैम्प हुए में, ठीक है, प्लस है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको ई वीज़ा मिलता है, जिस तरीके से अज़रबैजान का है, बीच में मलेशिया का ई वीज़ा हुआ था, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो ई वीज़ाज हैं वो भी कर सकते हैं, और इमिग्रेशन का जो एंट्री स्टैम्प जो लगेगा वो भी आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बेहतर कर सकता है। उसके बाद ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो गई। ट्रैवलिंग हिस्ट्री का बैंक स्टेटमेंट हो गई। देखो, बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है बैंक स्टेटमेंट का। वो ये है कि आप जब जितने दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपका उस दिन का खर्चा वहां पे होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप इटली आते हैं, ठीक है, इटली में आपका पर डे का खर्चा जो यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स निकलती हैं उसके हिसाब से 55 यूरो का आपका खर्चा है। उसमें आपका होटल है, उसमें आपका खाना है, उसमें आपकी ट्रैवलिंग है, तो 55 यूरो आपको कॉस्ट करता है। तो 55 यूरो को अगर आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है, जितने दिन का आपका ट्रिप है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मीट कर जाएगी। ज़रूरी नहीं आपके पास 50-50 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट हो। मेरे ख्याल से अभी भी जितना भी यूरो ऊपर चला जाए, 8-10 से 15 लाख रुपए अभी भी हो, तो आप अपना छोटे से छोटा अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके बाद आ जाती है आपकी होटल रिजर्वेशंस, ठीक है। आपने होटल रिजर्वेशन ज़रूर करानी है, ठीक है। अक्सर लोग जो है हमारी होटल रिजर्वेशन नहीं कराते, ठीक है, वो उनके पास होती नहीं है। तो होटल रिजर्वेशन अगर आप करा लेंगे, और होटल रिजर्वेशन ये होती है कि अगर आपने अच्छा से अच्छा होटल भी ले लिया, 100 यूरो पर डे का आपने होटल ले लिया, ठीक है, उसके अंदर यानी कि अगर इफ़ यू गो टू द booking.com आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फ्री कैंसिलेशन होती है 48 आवर्स से पहले, ठीक है। तो 48 आवर्स से पहले आप होटल रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप एक कैंसिल भी करके कोई सस्ता होटल भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं जब इटली आया था, जब मैं होटल में रुका था, तो मेरा एक दिन के लिए एक होटल था, दूसरे दिन के लिए दूसरा होटल था। सही है, क्योंकि मुझे वो चीप पड़ रहा था, वो ऑप्शन चीप पड़ रहा था, क्योंकि आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब करीब आ रहे होते हैं, तो वो उन डेट्स को आपका रेट भी ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है। अगर आप एडवांस में बुक कर लेते हैं तो आपको वो भी सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो आपकी होटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस हो गई, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस काफ़ी सारे बैंक्स भी देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज भी देती हैं। पाकिस्तान में तकाफुल भी आपको ऑफर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस। और ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी अप्रॉक्सीमेटली कम से कम जो अमाउंट कवर होना चाहिए वो 3 मिलियन का होना चाहिए। यानी कि आपको इन खुदा खास्ता अगर कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पे कुछ चीज़ हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो जो कि अमाउंट करे तकरीबन 3 मिलियन की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। सैलरी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपके पास जॉब कार्ड, आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आपका जॉब कार्ड होना चाहिए, आपका एचआर आपको लेटर दे दे, ठीक है, आपको एक एचआर लेटर दे दे जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हो कि ये बंदा इस दिन से इस दिन तक छुट्टियों पे जा रहा है, और उसको ये हमारे पास इस डेजिग्नेशन पे काम करता है। अगर आप उस लेटर में सैलरी मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर दें, ठीक है। तो ये हो गए सैलरी इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट्स। और उसके अंदर आपने रिटर्न्स, अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं आपने, वो भी आपने शो करना है, वो अपने दिखाने हैं एफबीआर के थ्रू, जो आपको टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करते हैं। प्लस है, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, प्लस है, एवरीवन हैज़ टू बी अ टैक्स फाइलर इन द कंट्री। हमारे यहाँ कल्चर ही डिफरेंट है। हमारे पास तो नॉन फाइलर की एक कैटेगरी है, जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले एक पॉलिटिशियन ने ये बात बोली थी कि भाई हमारे नॉन फाइलर की भी एक कैटेगरी है, कि भाई मुझे नॉन फाइलर कर दो। दैट वाज फनी। लेकिन इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं। बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब से हुआ, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस का अकाउंट खुला हुआ है, ABC तवक्कल स्टोर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका स्टोर खुला हुआ है, आपने इसी नाम से अपना कंपनी अकाउंट, अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी खोला हुआ है। आपका बैंक अकाउंट का आपने एक लेटर निकलता है, उसको कहते हैं उस लेटर का नाम मेरे ध्यान से इत्तेफाक से निकल गया, बीइंग अ बैंकर मैं भूल गया हूँ अभी, लेकिन उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एग्जैक्टली। अगर आप वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, तो उसके अंदर वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के भाई इस बंदे का इतने अरसे से अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट लेंगे, वो स्टैम्प करवाएंगे, अपने लेटर हेड पे कवर लेटर निकालेंगे, ठीक है। कवर लेटर में क्या लिखेंगे आप? कवर लेटर में आप लिखेंगे कि भाई
इतने इतने अरसे के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ छुट्टियों पे, तो अब वो कवर लेटर अपनी लेटर हेड पे निकाल लें। बिजनेस कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जॉब कार्ड तो आपका होगा नहीं, बिजनेस कार्ड होना चाहिए। एनटीएन रिटर्न आपने जो टैक्स फाइल्स किए हैं, टैक्स फाइल किए हैं पिछले 3 साल के, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये कुछ सरसरे से मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, फाइल किस तरह होगा, अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन आ रहा था कि यार शेंजन वीज़ा लग ही नहीं रहे हैं, तो आप उन कंट्रीज़ का इंतखाब करें जो कंट्रीज़ में ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं जाते, ठीक है। आप एस्टोनिया का इंतखाब कर सकते हैं, आप फिनलैंड का कर सकते हैं, नॉर्वे का कर सकते हैं। मुश्किल है वीज़ा लेकिन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसका भी वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं इफ़ यू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स करेक्टली। क्योंकि हमारे पास आजकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कंट्रीज हैं लाइक फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, ठीक है, इन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, आप साइड पे हो जाएं। आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, आप नॉर्वे का अप्लाई करें, आप एस्टोनिया का अप्लाई करें, ठीक है, आप डिफरेंट कंट्रीज, माल्टा का अप्लाई करें, ठीक है। इन इन कंट्रीज़ का अगर आप अपॉइंटमेंट्स देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ एम्बेसीज नहीं वीज़ा प्रोसेस करती है, इनकी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो आप जेरीज के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि कहाँ से इनका वीज़ा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाह रहे हैं कि मैं इस बारे में बात करूँ तो इंशाल्लाह लेट मी नो इन द कमेंट, इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।